अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यूनिट 16 अल्कोहल और फिनॉल इनके बारे में जो है पढ़ेंगे कि किस तरह इंडिकेट में इनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। नंबर 1 अल्कोहल के नॉमेनक्लेचर हैं, तो उसी तरह के रूल है ज़्यादातर जिस तरह हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह में पढ़ते हैं। नंबर 1 सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो। उनके अलावा इनके लिए सफिक्स ऑयल यूज़ करेंगे लास्ट में। अल्केन का ई स्किप करके अल्कानोल, मीथेनोल, लीथेनोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, इस तरह। और जब हमारे पास OH अगर 2 मौजूद हो तो फिर डाईवोल, ट्राईवोल, तो यहाँ पर वावल के बीच में अल्केन का जो ई है, अल्केन का ई हम इसलिए स्किप करते हैं कि यहाँ पर भी वावल है और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब एक OH मौजूद हो तो फिर ई स्किप करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास OH ग्रुप 2, 3 आ जाए तो फिर यहाँ पर वैसे भी डाईवोल, ट्राईवोल लगाएंगे, तो यहाँ से ई फिर स्किप नहीं करेंगे। इनके बीच में ये कॉन्सोनेंट जो है आ गए डाई, ट्राई, तो अब जो है इनको स्किप नहीं करेंगे। इसी तरह अगर इनके अलावा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उनके लिए EN, YN ये यूज़ करेंगे। हेलोजन आ जाए तो फिर जो है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये इस्तेमाल करेंगे। इनके अलावा जो है अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड अगर चेन में मौजूद है तो फिर इनको प्रायोरिटी देंगे, और ये जो OH ग्रुप है ऑयल के बजाय इनको फिर एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करेंगे। ऑयल फिर लास्ट में नहीं लगाएंगे और इनका नाम फिर हाइड्रोक्सी लेंगे। ये रूल जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नंबर 1 आपने जो है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ये हुआ लॉन्गेस्ट चेन। फिर आपको नंबरिंग करनी है 1, 2, 3, 4। इस साइड से नंबरिंग क्यों की? इसलिए कि OH इस साइड से करीब है, और यहाँ पर आपके पास मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है और OH भी मौजूद है। तो हमारे पास 2 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन और EN का स्किप कर दिया और यहाँ पर OL ऐड कर दिया, 2 ब्यूटानॉल, तो ये इनका आयोपिक नेम हुआ। इसी तरह इनको देख लें, ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, इनकी नंबरिंग करनी है। यहाँ से सेकंड पे मिथाइल है, वहाँ से OH फर्स्ट पे मौजूद है, तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे 2, 3, 4, 5, 6। अब इस सब्स्टिट्यूएंट को कंबाइन कर ले, दोनों मिथाइल हैं, तो आपके पास 3 और 5 पे ही मौजूद है, 3, 5 डाई मिथाइल, और फर्स्ट कार्बन पे OH मौजूद है, तो 1 हेक्सेनोल या हेक्सेन 1 ऑल। डिजिट्स और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, और जब डिजिट्स आएंगे उसके बीच में कामा। ये तो सब आयोपिक नेम में मौजूद है। इसी तरह उनको देख ले, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग का मसला है तो यहाँ से 1, 2, 3 और उस साइड से 1, 2, 3, 4, 5 पे आ रहा है, तो ये इस साइड को प्रेफरेंस देंगे। 4, 5, 6, 7। 6 नंबर पे हमारे पास मिथाइल है तो 6 मिथाइल ये लिख दिया। अब 3 पर हमारे पास OH ग्रुप मौजूद है, तो और 7 कार्बन है टोटल। 7 कार्बन को हेप्टेन कहा जाता है, तो हेप्टेन का ई स्किप करके लास्ट में OL लगा देंगे, तो 3 हेप्टानॉल, या इनके बजाय हम 6 मिथाइल हेप्टेन 3 ऑल, 3 ऑल, इस तरह भी लिख सकते हैं। इनके अलावा अगर साइक्लिक फॉर्म में आ जाए तो फिर आप इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि सब सब्स्टिट्यूएंट और ये जो मेन OH ग्रुप हैं कि इनके सम से स्मॉल वैल्यू आए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, तो आपके पास 1 और ये +2 +5 इससे 8 आता है।
अगर हम इस साइड से जाएंगे तो भी हमारे पास 8 आएगा, तो आप दोनों साइड से इसमें नंबरिंग कर सकते हैं। तो आप OH को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ से नंबरिंग हम स्टार्ट नहीं करेंगे। और दूसरा, जब इसको नाम देंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इनको नहीं देखेंगे कि 2 पर क्लोरीन मौजूद है, इनका नाम C से स्टार्ट होता है, और ये 5 पर टीके की मौजूद है लेकिन इनका नाम B से स्टार्ट होगा, तो हम इनको पहले लिखेंगे। तो आपके पास ये जो नंबरिंग करते हैं तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को काउंट करेंगे। तो हम इस साइड से 1 2 3 4 5, यानी दोनों साइड से जब आपके पास ये हेलोजन या अल्काइल मौजूद हो तो उसमें भी, यानी मिथाइल मौजूद है, यहाँ पर इथाइल मौजूद है, तो इथाइल E से स्टार्ट होगा, फिर इस साइड को प्रेफरेंस देंगे। इसी तरह इनको इसलिए प्रेफरेंस दिया इस साइड से कि यहाँ पर ब्रोमीन B से स्टार्ट होता है और ये C से। तो हमारे पास 2 ब्रोमो और ये जो है 1 2 3 4 5 क्लोरो, ये 5 क्लोरो, और ये साइक्लिक फॉर्म में मौजूद है, और 5 कार्बन है। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में ना होता तो पेंटानोल सैंपल ये लिखते। अब ये रिंग फॉर्म में है तो साइक्लोपेंटानोल ये लिखेंगे। और इनकी पोजीशन ऑलरेडी इनके रिस्पेक्ट से मालूम है कि ये खुद जो है 1 नंबर पे मौजूद है, इसलिए ब्रोमीन को 2 दिया है, तो 1 साइक्लोपेंटानोल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन आपके पास, और इनके जो है फर्स्ट और सेकंड पे दोनों पे OH ग्रुप मौजूद हैं। तो 1 2 ईथेन। अब E जो है हमने स्किप नहीं किया, डाईवोल, और ये जो है इनके साथ में लिख देंगे। इनको इथाइलिन ग्लाइकोल जनरल नेम है, और इनको ग्लिसरॉल जब 3 OH ग्रुप मौजूद हो, और इनका आयोपिक नेम होगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राईवोल। इस एग्जाम्पल को देख ले, इसमें ये कार्नर जो है बीच वाली CH2 CH और ये एंड में होगा तो CH3 इनका मतलब होगा। ये शॉर्टकट तरीका है। ये आपके पास आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दिया 3, और फर्स्ट पे OH मौजूद है तो 1 प्रोफानोल। इसी तरह ये आपके पास सेकंड पर मौजूद है तो ये 2 ब्यूटानोल। इसी तरह इनको देख ले, इसमें CH3 ग्रुप भी लगा हुआ है 4 पोजीशन पर, तो 4 मिथाइल 1 पेंटानोल। इसी तरह यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है तो 3 क्लोरो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 पर क्लोरीन मौजूद है, 3 क्लोरो 1 प्रोपानोल। इनको देख ले, यहाँ पर जो है आपके पास मिथाइल ग्रुप ये भी मौजूद है 2, और आपके पास सेकंड पे जो है OH मौजूद है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट इनको नाम देंगे। ये आपके पास CH3 4 नंबर पर है तो 4 डाई मिथाइल, और फिर जो है अल्फ़ाबेट और डिजिट्स के बीच में हाइफन, यहाँ पर भी हाइफन 2 पेंटानोल। तो मिनिमम आपको डीकेन तक ये लाजिमी अल्केन के नेम जो है याद होने चाहिए, और उससे अल्काइल किस तरह बनते हैं तो इस तमाम आयोपिक नेम में यूज़ होंगे। इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इनका ये जो डिस्टेंस है, या पहले एंगल को डिस्कस करते हैं। वाटर से आप याद रखिए, वाटर ये एंगल आपके पास वाटर में जो है 104.5 डिग्री है। फिर भी अगर ये आप भूल जाते हैं तो आप जो है वाटर के अल्फ़ाबेट से याद रखिए। इसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं तो ये 5 के करीब है ये बॉन्ड एंगल। और इनके बजाय जब अल्कोहल का जिक्र करते हैं, मिथाइल अल्कोहल, तो CH3 ग्रुप जो है ये हाइड्रोजन से बल्कि है इसके निस्बत। तो आपके पास ये एंगल जो है 104.5 से बढ़कर 108.9 ये हो जाता है। और जब पिनोल में इनको देखते हैं तो पिनोल में आपके पास ये मज़ीद बल्कि है, तो आपके पास ये पिक्स 109 डिग्री ये हो जाता है। तो 104.5, 108.9 डिग्री और 109 डिग्री ये आपके पास ये तीनों याद रखें। इनके अलावा जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है 96 पिकोमीटर और 142 कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, इनको जब
ये कार्बन है आपके पास और ये ऑक्सीजन, इनके बीच में जब इनको स्टडी करेंगे तो फिर हम रीज़न देंगे कि ये डिस्टेंस आपके पास 136 है। तो ये 142 से 136 तक क्यों कम हुआ? इसलिए कि कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है और ये आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज है। दूसरा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता, यहाँ पर पार्शल डबल बॉन्ड की कैरेक्टर मौजूद हैं। यहाँ पे जो है रेजोनेंस होगी, डीलोकलाइजेशन होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड लोन पेयर, इनके जो लोन पेयर हैं ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएंगे। ये OH ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। तो इस पार्शल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ 136 तक डिक्रीज़ हुआ। अगर इनको हम स्पेसिफिक नाम देंगे कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड जो है मौजूद हैं ऑर्बिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके हाइब्रिडाइजेशन को आप देख लें। आपके पास ऑक्सीजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, 2 लॉन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल 4 हो गए। ऐसा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो? sp3। तो इसकी तरफ से sp3 और यहाँ पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बाहर मौजूद होगा, तो sp3s और सिग्मा बॉन्ड इनको हम कह सकते हैं। और ये आपके पास जो कार्बन मौजूद है, कार्बन आपके पास अगर हम मिथाइल इनको देखेंगे तो ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज है और इस साइड पर जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये आपके पास sp3 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पर जो कार्बन है ये भी sp3, तो ये sp3 सिग्मा बॉन्ड और ये sp3s सिग्मा बॉन्ड, और ये तो इनके अपने sp3s, ये तमाम तीनों जो है ये सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये इनके नाम होंगे। ये स्ट्रक्चर मिथाइल अल्कोहल का है और ये जो है ये आपके पास इथाइल अल्कोहल का है। अल्कोहल के रिएक्टिविटी के बारे में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बाज़ नोट्स गाइड में जो है एक ऑर्डर दिया होगा, दूसरे में दूसरा कुछ और ऑर्डर दिया होगा। तो इनका बेसिक रीज़न ये है कि नंबर 1 आपको इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिस्कस करने से पहले ये कंडीशन देखनी चाहिए कि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है या इलेक्ट्रोफाइल, वहाँ पर एसिडिक मीडियम मौजूद है या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर न्यूक्लियोफाइल आता है, यानी हमारे पास अल्कोहल में ये आपके पास कार्बन, ये इनके हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो आपके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर अटैक करेगा, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। अगर आपके पास एसिडिक मीडियम ना हो तो ये प्रोटॉन ये निकलेगा और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आएगा, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और दूसरा जा रहा है, तो आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर कार्बन के ऊपर जो है अटैक करेगा, फिर आपके पास ये OH के शक्ल में अगर एसिड मौजूद ना हो तो ये OH के शक्ल में निकलेगा, तो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कोहल देगा। और कब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो इलेक्ट्रोफाइल की मौजूदगी में OH के बीच में और न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में कार्बन ऑक्सीजन, और इनके रिएक्शन ये पोलरिटी की वजह से कि ये बॉन्ड भी आपके पास पोलर हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी ये बॉन्ड पोलर हैं। तो नंबर 1 जब न्यूक्लियोफाइल आएगा और एसिड भी मौजूद हो तो आपके पास एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनेट करेगा और ये जो है आपके पास ये वाटर के शक्ल में जो है रिलीज़ होगा, और जब ये रिलीज़ होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ ले जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मेन बात ये है कि जब भी आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा उस वक़्त उस रिएक्शन में टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो मज़ीद रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा। जिस तरह हम लुकास टेस्ट में कहते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है वो इमीडिएटली रिएक्शन देता है, सेकेंडरी 3 to 5 मिनट लेता है और प्राइमरी जो है रिएक्शन नहीं देता या काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो आपके पास वजह ये है कि सेकेंडरी प्राइमरी रिवर्स
पर वापस आ जाते हैं और OH कैप्चर कर लेते हैं और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये मज़ीद आगे जाकर रिएक्शन कर सकता है। तो ये जो है ये ऑर्डर कब होगी कि टर्शरी सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर ज़ीरो ऑर्डर। जब न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में न्यूक्लियोफाइल जब आएगा और वहाँ पर अगर एसिड भी मौजूद है तो वो इनको प्रोटोनेट करके OH वाटर मॉलिक्यूल जो है निकलेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा आपके पास न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में ये ऑर्डर होगा कि टर्शरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर जो है आपके पास 0 डिग्री मिथाइल अल्कोहल। इनके अलावा अगर ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल तो आ रहा है नेगेटिव स्पीशीज़, लेकिन यहाँ पर एसिड मौजूद नहीं है यानी प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर फिर वाटर भी नहीं बनेगा। पहले तो एसिड मौजूद था तो यहाँ पर वाटर बनता और ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाती, लेकिन अब अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और न्यूक्लियोफाइल जो है आपके पास एसिड इस वक्त मौजूद नहीं है तो यहाँ पर वो बहुत मुश्किल से अटैक करेगा, क्योंकि अब इनको स्टेरिक हिंड्रेंस का मसला होगा। तो इस कंडीशन में जब न्यूक्लियोफाइल आएगा और एसिडिक मीडियम ना हो, प्रोटॉन एब्सेंट हो, तो वाटर नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो इस तरतीब में आपके पास 0 डिग्री ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। टर्शरी में आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल आसानी से जो है नहीं आ सकता। ये आपके पास सपोज 3 मिथाइल ग्रुप है तो ये क्राउडेड होगा, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये खुद नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बहुत मुश्किल से जो है अटैक करेगा इन कार्बन के ऊपर, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस का मसला होगा। तो ये याद रखें, 2 कंडीशन न्यूक्लियोफाइल की मौजूदगी में बताएं कि जब एसिड मौजूद होंगे यानी आपके पास एसिडिक मीडियम हो, प्रोटॉन अवेलेबल हो, तो वो OH के साथ मिलकर डिहाइड्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल के शक्ल में जो है निकलेगा, तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा और कार्बोकेटाइन में टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा। तो इस कंडीशन में आपके पास जो है टर्शरी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी और फिर जो है प्राइमरी 0 डिग्री। और जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा हो और एसिड अवेलेबल ना हो, प्रोटॉन अवेलेबल ना हो, तो वाटर नहीं निकलेगा तो कार्बन के ऊपर अटैक करना मुश्किल होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस को फिर देखेंगे, फिर आपके पास 0 डिग्री, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शरी, फिर ये ऑर्डर होगी। इसी तरह जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल जो है आपके पास अगर ये जो है आपके पास दोबारा कार्बोकेटाइन बन रहा है यानी आपके पास एसिड अवेलेबल है, इस मीडियम में एसिडिक मीडियम है, तो आपके पास फिर जो है ये यहाँ से जो है वाटर निकलेगा, तो फिर वही कंडीशन होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल की मौजूदगी में आपके पास H2O जो है वो एसिड अवेलेबल नहीं है, प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, तो वाटर यहाँ से नहीं निकलेगा, तो फिर भी आपके पास जो है इलेक्ट्रोफाइल की मौजूदगी में ये 0 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर प्राइमरी और फिर जो है सेकेंडरी। यानी मेन कहानी क्या है कि आपके पास मीडियम में एसिड मौजूद है या नहीं। अगर एसिड मौजूद है तो वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन OH एक्सेप्ट करेगा और वाटर के शक्ल में निकलेगा और इससे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो फिर हम कार्बोकेटाइन को देखेंगे कि कौन सा वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो फिर उस दोनों कंडीशन में आपके पास टर्शरी वाले जो है ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आ रहा हो या न्यूक्लियोफाइल, लेकिन एसिड जो है वो मौजूद ना हो, तो फिर आपके पास जो है ये प्राइमरी वाले जो है ये कंडीशन रहेगी। दूसरी बात कि यहाँ पर जो है जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा आपके पास, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जाना चाहिए, क्योंकि एसिड तो अवेलेबल नहीं है, यानी ये प्रोटॉन को निकलना चाहिए, ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल के पास आएगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कम है तो यहाँ से प्रोटॉन जो है आसानी से निकलेगा, लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वजह से
अल्काइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसके निस्बत प्राइमरी के निस्बत यहाँ पर जो है ज़्यादा होगा, तो H पॉजिटिव आसानी के साथ जो है नहीं निकल सकता। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो 2 अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मज़ीद ज़्यादा होगा और प्रोटॉन जो है वो इनको ज़्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा, तो यहाँ पर निकलना और ज़्यादा जो है मुश्किल होगा। इसी तरह यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप मौजूद है, फिर इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा और इन सब के निस्बत यहाँ टर्शरी पर जो है बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव चार्ज होगा, तो प्रोटॉन को स्ट्रांगली होल्ड करेंगे और इनका निकलना मुश्किल होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर नहीं रह सकता, फिर ऑक्सीजन अनस्टेबल होगा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सीक्वेंस अगर आप भूल जाते हैं तो आप ये याद रखें कि आपके पास एसिडिटी के हवाले से प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होते हैं सेकेंडरी से, और सेकेंडरी ज़्यादा एसिडिक होते हैं टर्शरी से। तो रीज़न यही है कि टर्शरी में ऑक्सीजन के ऊपर जो है ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो प्रोटॉन वो आसानी के साथ रिलीज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए इनकी एसिडिटी कम होगी। तो यही सीक्वेंस ऊपर भी मौजूद हैं, तो ये कंडीशन याद रखें। इनकी रिएक्टिविटी के बारे में कि अब हमने पहले जिक्र किया था कि अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड जो है पोलर है, और इसी की वजह से जो है रिएक्शन होते हैं इनके। तो कब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो हमने जिक्र किया कि अगर आपके पास एसिड के एब्सेंस में अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब ये वाटर के शक्ल में या OH के शक्ल में निकल जाए तो अटैक यहीं पर होगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनको इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर कहेंगे। OH इज़ पुअर लीविंग ग्रुप। OH जो है ये आसानी से नहीं निकलता, इसलिए हम इनको प्रोटोनेट करते हैं, इनकी प्रोटोनेशन करते हैं एसिड की मौजूदगी में, तो वाटर जो है फिर आसानी के साथ गुड लिविंग ग्रुप है, आसानी के साथ निकलेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। अल्कोहल वीकली एसिडिक भी है और वीकली बेसिक भी है, आपके पास रिएक्शन मीडियम के ऊपर डिपेंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मिथाइल अल्कोहल मौजूद है और ये सोडियम से रिएक्शन करता है, जिस तरह दूसरे एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके वो साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज़ करते हैं ये इनके साथ, और ये जो H पॉजिटिव होंगे ये सोडियम से फिर रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये H2 रिलीज़ करेंगे। इसी तरह ये भी सोडियम मीथो ऑक्साइड या अल्को ऑक्साइड ये आयन बनेगा, यानी सोडियम के साथ ये सोडियम मीथो ऑक्साइड, और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन होगा 2 हाइड्रोजन मिलकर ये आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे। तो इस वक्त जो है ये H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो इसलिए ये इस वक्त एसिडिक नेचर शो कर रहा है। लेकिन अगर इनके पास इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आ जाए, जैसे हम यहाँ पर अगर HCl लिख दें, तो ये हमारे पास ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। ये ऑक्सीजन इस प्रोटॉन को कैप्चर करके एक्सेप्ट करके, ये इन्होंने प्रोटॉन दे दिया तो ये एसिड, और इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया तो ये बेस, तो आपके पास CH3 और यहाँ पर एक अपना हाइड्रोजन था और एक और आ गया, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसको हम कहेंगे कि ऑक्सोनियम आयन जो है ये बना आपके पास। तो यहाँ पर बेसिक और वहाँ पर एसिडिक मीडियम। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनके जो होते हैं अल्कोहल, इससे हम हेलोजन के थ्रू अगर रिप्लेस कर दें तो इसमें अल्काइल हैलाइड ये बना सकते हैं। इससे जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर वही होगी, टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल है तो तेज़ी के साथ टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन करेंगे, उससे स्लो सेकेंडरी फिर प्राइमरी ड्यू टू द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। इनके साथ ये रेड ये मेंशन किया हुआ है। एलिमिनेशन रिएक्शन इसके जो है डिहाइड्रेशन, अल्कोहल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट के प्रेजेंस में अल्कीन की फॉर्मेशन देता है, और यहाँ पर हम एक रूल को स्टडी करते हैं जिसको सेट ज़िप रूल कहा जाता है। उनका शार्ट्स हमने बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं।
रिएक्टिविटी यहाँ पर भी जो है यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की वजह से जो एलिमिनेशन E1 रिएक्शन होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, टर्शरी ज़्यादती के साथ रिएक्शन करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इनके जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं इसमें हम देखेंगे कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है कितने हैं। तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, उसके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो ये पहले एल्डिहाइड बनाते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एमसीक्यूज़ याद रखिए, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और फिर आपके पास ये ऑक्सीडेशन जब इसकी होगी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। प्राइमरी अल्कोहल का क्या मतलब है कि आपके पास ये यहाँ पर ये इनके पास ये OH लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन है। तो जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है वो मज़ीद एक अल्काइल ग्रुप के पास जुड़ा हुआ है, तो इनको प्राइमरी अल्कोहल इसको कहेंगे। और जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी, सैंपल आप ये याद रखिए बग़ैर मैकेनिज़्म के, ये आपके पास ये 2 हाइड्रोजन इनके साथ मिलकर वाटर बनाएंगे और ये यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड का है। और जब इनको मज़ीद हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो मौजूद है इसके बीच में जो है हम ऑक्सीजन लगा देंगे इस तरह, तो ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये बनेगा लास्ट में। दूसरा इनके जो है ऑक्सीडेशन, आप कार्बन यहाँ पर जो है +1 फॉर्म में है ऑक्सीजन के निस्बत, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन -2 है तो +1 यहाँ पर है और +1 यहाँ कार्बन की वजह से। और यहाँ पर इनके रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो ये आपके पास -1 इस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में -1, और यहाँ पे जो है चार्ज कार्बन कार्बन के बीच में वो 0 कंसिडर कर लेंगे। तो आपके पास ये -1 फॉर्म में यानी कार्बन मौजूद है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो है यहाँ पर आप देख ले तो ये यहाँ पर ये -2, ये +2 और हाइड्रोजन की वजह से -1, तो ये आपके पास टोटली जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। अब इनको यहाँ पर देख ले, ये आपके पास जो है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर +2 और यहाँ इसके रिस्पेक्ट में जो है +1, क्योंकि -2 है तो +1 यहाँ पर होगा और +1 यहाँ पर, तो ये आपके पास +3 में चला गया। तो जो मेन सेंट्रल जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है वो -1 से +1 और फिर +1 से +3 में जा रहा है, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। तो इनके बारे में भी कार्बन के सेंट्रल एटम के प्राइमरी अल्कोहल के कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर जब अल्कोहल एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, तो ये आपके पास -1 से +1 और फिर +3। इनके अलावा जब सेकेंडरी होगा तो वो कीटोन पर रुक जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल के पास जो है यानी यहाँ पर अगर हम एक और अल्काइल ग्रुप लगा दें तो इनके पास एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो एक ही दफ़ा आपके पास जो है फिर ये कीटोन बनेगा एक ही दफ़ा, नेक्स्ट आगे प्रोसीड नहीं होगा। और टर्शरी अल्कोहल जो है उनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होते, यानी ये आपके पास जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है ये मज़ीद 3 अल्काइल ग्रुप के पास इनके यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ये कार्बन अल्फ़ा कार्बन और इनके पास जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो इनकी जो है फिर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, जैसे मैंने पहले इनका एसिडिक नेचर शो करने के लिए रिएक्शन लिखवाया था, तो आपके पास अल्को ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन गैस ये बनेगा। ईस्टरिफिकेशन, अल्कोहल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलेगा तो ईस्टर बनाएगा, इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, इनको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेजेंस के लिए ये अल्कोहल मालूम करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। इनके प्रिपरेशन का कौन सा तरीका है,
प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर, आपके सिलेबस में ये मौजूद है कि ईस्टर को किस तरह बनाया जाता है या अल्कोहल के कौन कौन से रिएक्शन हैं। तो एक ईस्टर का और एक ईथर का रिएक्शन आपके सिलेबस में, एमपीकेट के सिलेबस में मौजूद है। तो यहाँ पर जो एसिड है आपके पास इनका OH, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये एसिड है इनको तो H देना चाहिए, मैकेनिज़्म में ये H ही देता है। और ये अल्कोहल का H और इनका OH ये मिलकर जो है वाटर बनाएंगे, और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पर आप इनके साथ बॉन्डेड कर दे, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप बन रहा है ये ईस्टर का है। यानी ये कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पर अल्काइल, फिर ऑक्सीजन और फिर अल्काइल, इनको ईस्टर कहा जाता है। जिस तरह फैट्स में इनको हम ट्राई ईस्टर, ट्राई ग्लिसराइड कहते हैं, तो 3 टाइम ये फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये इनके ऊपर किस तरह के MCQs आ सकते हैं। एक तो ईस्टर क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ईस्टर और वाटर बनाएगा। और इनके अलावा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जब वाटर रिमूव करेंगे तो लिचेटियर प्रिंसिपल के मुताबिक रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे मज़ीद होगा, हम मज़ीद ईस्टर बना सकते हैं। इनके लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनके डिहाइड्रेशन में हेल्प करेगा, कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ होगा। ये कंडेंसेशन रिएक्शन है क्योंकि इसमें वाटर जो है रिमूव होता है, और ये आपके पास रिवर्सिबल नेचर का है। और इनको हम हीट देंगे, लेकिन रिफ्लक्स कि कंपाउंड आपके साथ ब्रेक भी ना हो जाए और आपके पास जो है रिएक्शन भी प्रोसीड हो। H2SO4 जो है ये कैटलिस्ट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर यानी काम करता है। आपके पास इक्विलिब्रियम राइट साइड पे शिफ्ट होगा जब हम वक्तन फ़वक्तन वाटर जो है ये रिमूव करेंगे। तो रिमूव वाटर आर यूज द एक्सेस ऑफ अल्कोहल टू इंक्रीज द ईस्टर यील्ड। जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल यहाँ पर उनकी ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो आपके पास ईस्टर ज़्यादा बनेगा लिचेटियर प्रिंसिपल के मुताबिक, या हम वाटर जो है यहाँ से रिमूव करेंगे तो आपके पास फॉरवर्ड साइड पे रिएक्शन मज़ीद बढ़ेगा। प्रोडक्ट ईस्टर जो है यूजुअली हैव द प्लीजेंट फ्रूटी स्मेल, और इनको हम परफ्यूम में, आर्टिफिशियल फ्लेवर में, सॉल्वेंट के तौर पर इनको यूज़ करते हैं। इनके अलावा इनका ईथर जो है किस तरह बनेगा। इनके 2 रिएक्शन हैं। एक हमने अल्कीन उसमें जो है में स्टडी किया था कि अगर यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस हो तो फिर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एक कार्बन से OH निकलेगा, दूसरे से जो है हाइड्रोजन निकलेगा, और ये आपस में डबल बॉन्ड ये बना देंगे। तो ये था 170 पर, लेकिन अगर टेम्परेचर 140 है तो फिर आपके पास एक अल्कोहल का H पॉजिटिव और दूसरे का OH मिलकर ये वाटर बनाएंगे। यानी यहाँ से आपने OH और यहाँ से H, तो ये दोनों आपस में मिलकर ईथर की फॉर्मेशन करेंगे। ईथर जब ऑक्सीजन के दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप लगे हो, ये आपके पास हाइड्रोजन और इस साइड से ये OH। मैकेनिज़्म तो यहाँ से स्टार्ट होगा, H पॉजिटिव डोनेट करेगा और ये OH एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से जो है वाटर मालिक्यूल एलिमिनेट होगा, फिर जो है ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक करेगा और वहाँ से प्रोटॉन रिलीज़ होगा, वो एसिड को वापस मिलेगा। तो आपके पास ये यहाँ पर ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो ईथर 2 अल्कोहल मालिक्यूल आपस में मिलकर ईथर बनाते हैं और वाटर मालिक्यूल जो है रिलीज़ करते हैं। इसमें भी कंसनट्रेटेड H2SO4 चाहिए, 140 टेम्परेचर चाहिए, और इसको हम कहेंगे कि जब यानी आपस में अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो और एक कार्बन से हाइड्रोजन और दूसरे से OH अगर ये निकल रहे हों तो इसको फिर हम कहेंगे इंट्रा मालिकुलर डिहाइड्रेशन, कि मालिक्यूल के अंदर से जो है वाटर मालिक्यूल निकल रहा है। लेकिन अगर जिस तरह ईथर की फॉर्मेशन है तो इनको कहेंगे इंटर मालिकुलर, 2 मालिक्यूलों के बीच में जो है डिहाइड्रेशन हो रहा है। प्राइमरी अल्कोहल हमें हाईएस्ट यील्ड जो है देता है। सेकेंडरी गिव द लोअर यील्ड ड्यू टू द साइड रिएक्शन, उसमें भी हो सकता है। तो इस वजह से टर्शियरी अल्कोहल यूजुअली फॉर्म अल्कीन इंस्टेड ऑफ ईथर, वो ज़्यादातर अल्कीन बनाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन E1 फॉलो करेगा।
हाइयर टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर आपके पास 170 हो तो फिर आपके पास ये एक ही मालिक्यूल से डिहाइड्रेशन होगी और अल्कीन बनेगा। ये है दूसरा पार्ट इस चैप्टर का फिनोल के बारे में। जिस तरह हमने जिक्र किया था फिनोल के एंगल के बारे में, तो एक तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये याद रखिए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ये आपके पास 1.09 एंगस्ट्रॉम या सैंपल पॉइंट्स के बगैर जो है पिकोमीटर में इनको एक्सप्रेस कर ले 109 पिकोमीटर। जब भी कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज होगा, यानी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इन्होंने बनाए होंगे, तो ये 109। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 108 पिकोमीटर, और जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज होगा तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा ये 107 पिकोमीटर ये डिस्टेंस होगा। साइक्लो स्ट्रक्चर है हेक्सेन, तो यहाँ पर जो है आप ये आसानी से 120 ये इजी है जो इनका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर वो डिस्टेंस जो है 136, इनको हमने अल्कोहल के साथ कंपेयर करके डिस्कस किया था कि ये sp2 है और वहाँ पर अल्कोहल में आपके पास ये जो है sp3 है। तो इस करेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज़ होगी, वह ये 142 और ये जो है 136। दूसरा हमने जिक्र किया था कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड की करेक्टर होगी, लॉन पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे डिलोकलाइजेशन में, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये दो रीज़न की वजह से इनकी बॉन्ड लेंथ जो है कम है, और इनका जो है साइज़ लार्जर है। इनको बॉन्ड लेंथ शो करने के लिए स्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन ये बेंट होगा इस तरह वी शेप में। तो ये इनके बीच में बॉन्ड एंगल हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ये कार्बन, इनके बीच में 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और आपके पास ये जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज होगा और ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। हाइब्रिडाइजेशन की वीडियो आप लाजिमी देख ले कि हाइब्रिडाइजेशन आप स्ट्रक्चर को देखकर किस तरह मालूम करते हैं। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर को काउंट कर ले, या सिग्मा या सेंट्रल एटम के सराउंड में कितने एटम मौजूद हैं उनको काउंट कर ले, और फिर इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन ढूंढ ले जिसमें उतने ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व हों। जैसे आपके पास ये एक एटम है और अगर इसके सराउंड में जो है आपके पास ये 5 सिग्मा बॉन्ड है और इनके पास लोन पेयर नहीं है, तो आपके पास ये S, sp, sp2, sp3, sp3d, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये था फिनोल का स्ट्रक्चर। फिनोल एक डिलिक्वेसेंट सब्सटेंस है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, यानी वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, सॉल्यूशन इनका बन जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 80 के करीब है और 40 तक जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट है। इनकी नॉमेनक्लेचर जो है IUPAC किस तरह करेंगे, तो जहाँ पर OH ग्रुप रिंग में मौजूद है वहाँ से नंबरिंग करेंगे। अल्कोहल और फिनोल में मेन डिफरेंस क्या था कि बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो फिनोल, अगर ओपन चेन अल्केन के साथ अल्काइल के साथ बॉन्डेड है तो फिर आपके पास अल्कोहल। और इसमें नंबरिंग प्रायोरिटी OH को हम देंगे नंबर 1, और उस साइड से रिंग में जो है नंबरिंग करेंगे जिसके एडिशन से सम से हमें स्मॉलर वैल्यू मिले। अगर ये हमारे पास 2, 3, 4 इस तरह लगे हैं तो फिर इनके प्रीफिक्स में डाई, ट्राई, टेट्रा ये यूज़ करेंगे। दूसरे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उनको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में जो है अरेंज करेंगे। अगर दोनों एक साथ बराबर में हैं तो फिर भी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को देखेंगे। और तो पैरा मेटा ये जो है कॉमन सिस्टम में यूज़ होता है, IUPAC भी एक्सेप्टेड है, लेकिन अगर ऑप्शन में नंबर्स गिवन हो तो ये इससे ज़्यादा बेहतर है, इनको प्रेफरेंस देंगे। तो नंबर 1 ये आपके पास कंपाउंड है, इनका जनरल नेम है ऑर्थोक्रिसोल। तो आपके पास ये 1 और ये 2, तो 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, और ये बाकी पोर्शन जो है ये सारा फिनोल है, तो 2 मिथाइल फिनोल। इसी तरह 3 मिथाइल फिनोल। कॉमन सिस्टम में हम क्या कहेंगे, ये ऑर्थो मिथाइल फिनोल।
और इस पर भी आप कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है नंबर 1 जब सिर्फ सैंपल बेंजीन रिंग ये दिया हो तो इसमें आर्थो, पैरा और मेटा जो है ये नहीं होते। ये हम जब सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो उसके लिहाज से उनको नाम देते हैं। और हम वाइट बोर्ड पर या बुक में या गाइड में स्ट्रेटली इस तरह अक्सर बनाया होता है, तो हम आर्थो और यहाँ पर मेटा और इनको पैरा कहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो इनको इस तरह रोटेट कर दे और यहाँ पर जो है OH शो कर दे। तो ये अब आर्थो पैरा नहीं होगा, ये हम इनके रिस्पेक्ट में कहते हैं। तो इनके लेफ़्ट राइट पर जो पोजीशन है ये आर्थो हैं और ये जो है आपके पास मेटा है और इनके स्ट्रेट जो है ये पैरा हैं। तो इनको देखेंगे। ये आपके पास 3-methyl फिनोल और वो है आपके पास ये 1 और ये 2 नाइट्रो फिनोल। इसी तरह इनको देख ले, ये 1-2 और ये है आपके पास बेंजीन 1-2 बेंजीन डाइवोल। वो ई जो है यहाँ पर हमने स्किप नहीं किया क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है डाई मौजूद है, तो इसलिए। या इनको हम 2 हाइड्रोक्सी फिनोल भी कह सकते हैं। 2 हाइड्रोक्सी, एक को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर कर दिया 2 हाइड्रोक्सी और बाकी हमारे पास फिनोल बचा, तो इनको 2 हाइड्रोक्सी फिनोल जो है ये नाम देंगे। ये 1-3 बेंजीन डाइवोल या ये 1-2-3 हाइड्रोक्सी फिनोल। इसी तरह इनको देख ले, ये 4 हाइड्रोक्सी फिनोल या 1-2-3-4 बेंजीन डाइवोल। तो इस तरह भी नाम दे सकते हैं और या 4 हाइड्रोक्सी फिनोल ये भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पर ये OH ना हो तो इनको नेप्थलीन कहा जाता है। अगर OH हम लगाएंगे तो इनको नेप्थॉल। ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो 1 नेप्थॉल इनका नाम होगा। इसी तरह यहाँ पर ब्रोमीन क्लोरीन है तो हम इस साइड पर आएंगे, यहाँ पर B से स्टार्ट होगा, वो C से। और अगर ये डिफरेंट यहाँ पर कहीं पर मौजूद है तो आप दोनों साइड से काउंट कर ले और उनके नंबर को ऐड कर दे कि जहाँ से स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी तो उस साइड को प्रेफरेंस देंगे। तो ये आपके पास 2,6 डाई ब्रोमो फिनोल जो है इनका नाम होगा। इनके रिएक्टिविटी के बारे में, ये हमारे पास +M मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है। जब भी आपके पास कोई ग्रुप ऊपर लगा हुआ है और वो बेंजीन रिंग को लॉन पेयर के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो इनको हम, ये इनके पास लॉन पेयर मौजूद है, हम इस फिनोमेना को मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। और मेसोमेरिक इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन देता है उनको +M ग्रुप और जो एक्सेप्ट करता है उनको -M ग्रुप कहा जाता है। और जो भी लॉन पेयर, जब भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो सब्सटेंस जो है आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। आर्थो पैरा डायरेक्टर, क्योंकि ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जो है प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग द डीलोकलाइजेशन, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। और ये रिंग एक्टिवेटर भी होगा। बेंजीन के निस्बत ये आप तेज़ी के साथ जो है रिएक्शन करेगा तो इसको रिंग एक्टिवेटर भी कहेंगे, सिवाय हेलोजन के जो आर्थो पैरा डायरेक्टर तो है लेकिन रिंग एक्टिवेटर नहीं है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को फिर भी अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल मेनली अटैक इसमें भी यानी जब OH लगा होगा तो यहाँ पर जो है 2 और 6 आर्थो पोजीशन जो है और पैरा, ये पोजीशन, ये 2, 4 और ये 6, यहाँ पर आपके पास जो है इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है मौजूद है, तो यहाँ पर अटैक होगा आपके पास। इनके अलावा जब भी आप लोन पेयर देखिए और ऊपर जो है उन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाए हों तो आप समझ जाइए कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये लोन पेयर दे सकता है। लेकिन जिस स्पीशीज़ के पास इलेक्ट्रॉन ना हो और वो ऊपर खुद मल्टीपल बॉन्डेड हो, जैसे
ये आपके पास नाइट्रो ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है तो ये आपके पास मेटा डायरेक्टर होगा। आप इससे याद रखें ये मल्टीपल बॉन्ड मेटा डायरेक्टर, तो दोनों एम से स्टार्ट होते हैं। जिसने भी ऊपर मल्टीपल बॉन्ड बनाए हो और जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ना हो तो किस तरह आपको पता चलेगा, इनके लिए आपको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स लाजमी याद होने चाहिए। इसमें ब्रोमीन जो है इनका साइज़ लार्जर है और ये ख़ुद ही इससे जो है पोलराइज होगा नेगेटिव चार्ज से। तो ब्रोमीन में जो है आप बाहर से कैटलिस्ट ऐड ना करें तो भी वो रिएक्शन करेगा। अगर हमारे जहन में हो कि इससे तो आयोडीन बड़ा है, वो क्यों रिएक्शन नहीं करता, तो वो सॉलिड स्टेट में है इसलिए ब्रोमीन का नाम लिया, ये लिक्विड फॉर्म में है। रीडली अंडरगो नाइट्रेशन, और इसमें बेंजीन की तरह जितने भी रिएक्शन है तमाम के तमाम वही रिएक्शन है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, और ये जो है फॉर्म ईस्टर विथ एसिड क्लोराइड के साथ जो है ईस्टर बनाएगा और एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या है कि जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में मिलेंगे तो उससे वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज़ होगा तो उससे जो कुछ बनता है उनको एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। तो इनकी जितनी भी रिएक्शन है वही बेंजीन वाले हैं। सिर्फ आपको ये ख्याल रखना है कि आपको पोजीशन आर्थो पैरा जो है सेलेक्ट करना है दूसरे ग्रुप के लिए जो इनकमिंग ग्रुप होगा नेक्स्ट। ये रिएक्ट विथ सोडियम एंड NaOH टू फॉर्म सोडियम पिनो ऑक्साइड बिकॉज पिनोल इज़ वीकली एसिडिक। हमारे पास जब ये ईथर बनाते हैं यानी ये पिनोल और यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये मिथाइल, तो नंबर 1 पिनोल जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम पिनो ऑक्साइड ये बनाएगा और फिर सोडियम पिनो ऑक्साइड को अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करके हम ये ईथर या इनको एसिटोपिनोन का नाम एसिटोपिनोन पे कीटोन लगा होगा, तो ये आपके पास ये ईथर वाला कंपाउंड ये बनेगा। ये जो है डज़ नॉट रिएक्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत वीक है, ये फिनोल से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता, तो इसलिए ये इनके साथ रिएक्शन नहीं करता। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है पार्शल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा जिसने हमने जिक्र किया, तो इनकी बॉन्ड लेंथ जो है कम होगी अल्कोहल के निस्बत, और OH को हम आसानी के साथ जो है रिप्लेस नहीं कर सकते। ये एक बेड लिविंग ग्रुप है। द OH group cannot be replaced easily by the halogen HCl, HBr, HI, unlike alcohol. Give a violet पर्पल कलर। इनका जब FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इससे एक कम्प्लेक्स बनता है जिसका वायलेट कलर होगा। ये टेस्ट हमें अल्कोहल नहीं देता, इसके थ्रू हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये इनके तमाम वही रिएक्शन है जो बेंजीन में हमने पढ़े थे। आपको सिर्फ ये देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होगा तो इससे NO2 ग्रुप तैयार होगा। ये आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और यहाँ पर है HNO3। तो HNO3 का OH ये इलेक्ट्रॉन समेत निकलेगा और यहाँ से H, तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन समेत निकला है तो ये यहाँ पर NO2 पॉजिटिव ये रह जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बेंजीन में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं और पिनोल आर्थो पैरा डायरेक्टर है तो आप आर्थो और पैरा पोजीशन जो है ये प्रोडक्ट बनाएंगे। सल्फोनेशन, दो सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर SO3H ग्रुप बनाते हैं, तो इनको आर्थो पैरा पोजीशन पर आप रखेंगे क्योंकि OH आर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड जब लेंगे तो इसमें पहले से SO3 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो फिर SO3 रिएक्शन करेगा और बाद में इनको H पॉजिटिव मिलेगा जब यहाँ से प्रोटॉन रिलीज़ होगा। तो सल्फोनेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ SO3H ग्रुप इनटू बेंजीन रिंग, सल्फोनेशन, NO2 ग्रुप की इंट्रोडक्शन होगी तो नाइट्रेशन, और जब NO ग्रुप की इंट्रोडक्शन होगी तो इनको नाइट्रोसेशन कहा जाता है, नाइट्रोसेशन।
अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप को एंटर करना है इसमें, तो अल्काइल ग्रुप जो है कहाँ से आएगा, अल्काइल हैलाइड से। और इससे पॉजिटिव फॉर्म में किस तरह अचीव करेंगे, तो इनके लिए हम एल्यूमिनियम क्लोराइड या FeCl3 एनहाइड्रस ये यूज़ करते हैं। ये क्लोराइड एक्सेप्ट करेगा, AlCl4 नेगेटिव बनाएगा और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अल्काइल के ऊपर अटैक होगा। और वो आर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो आपको सिर्फ आर्थो और पैरा पोजीशन पे इनको रखना है। लास्ट में जब बेंजीन प्रोटॉन रिलीज़ करेगा, तो वो यहाँ से जो AlCl4 इन्होंने बनाया था उस क्लोरीन के साथ वो हाइड्रोजन मिलकर, प्रोटॉन मिलकर वो HCl की फॉर्मेशन करेगा। एसाइलेशन में हम इसीलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो वही कैटालिस्ट है आपके पास, क्लोराइड इनके पास जाएगा और जब इनके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, इनको इसीलियम आयन कहा जाता है, इसीलियम। ये इलेक्ट्रोफाइल बना। अब ये आर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर आप लगाएंगे। ये अलग बात है कि कौन सा फिर बनेगा, तो फिर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है नहीं बन रहा है। ये अगर बल्कि ग्रुप है तो फिर आपके पास पैरा ज़्यादा बनेगा। अगर वो स्मॉलर ग्रुप है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा के निस्बत ज़्यादा होगी, इसके करीब है तो आर्थो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। तो फ़िलहाल आप इसमें सिर्फ ये याद रखें कि जो जितने भी ये 4 रिएक्शन हैं, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, कि ये बनते कैसे हैं, तो बेंजीन और ये सेम रिएक्शन है। इसमें सिर्फ आर्थो पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट लगाएंगे, वहाँ पर आप फर्स्ट टाइम कहीं पर भी लगा सकते हैं। अल्कोहल और फिनोल में डिफरेंस जो है क्या है कि जब भी आपके पास ओपन फॉर्म में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो ये आपके पास अल्कोहल है। ज़रूरी नहीं कि ओपन फॉर्म में हो। अगर ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है और यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो इनको भी हम अल्कोहल ही कंसिडर करेंगे। अगर बेंजीन रिंग के साथ sp2 के साथ ये लगा हुआ है, तो फिर इनको जो है फिनोल कहेंगे। इनका जनरल फार्मूला ROH और यहाँ पर एराइल OH ये होगा। ये हमारे पास न्यूट्रल या वीकली एसिडिक होगा फिनोल के निस्बत। क्यों कि यहाँ पर फिर भी डीलोकलाइजेशन होगी और कुछ ना कुछ कंजुगेट बेस जो है स्टेबल होगा, उतनी जल्दी से अपने प्रोटॉन वापस कैप्चर नहीं करेगा, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इनके निस्बत। अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होगा ये लोकलाइज होगा, यहाँ पर डीलोकलाइज होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो ये फ़ौरन जो है वापस इनको एक्सेप्ट कर लेता है। एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन देते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं कि उनके कंजुगेट बेस जो है अनस्टेबल होंगे और वो इमीडिएटली अपने प्रोटॉन को वापस कैप्चर कर लेते हैं, तो वीक होंगे। अगर वो उनका कंजुगेट बेस जो है स्ट्रांग है, वो वापस जो है स्टेबल है और वो अपने प्रोटॉन को वापस जल्दी कैप्चर नहीं करता, तो फिर हम कहते हैं कि स्ट्रांग है। तो यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा इनके निस्बत, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा अल्कोहल के निस्बत। इनकी pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वो वीक एसिड होगा। इनका pKa 9 to 10 और ये जो है 16 to 18 वैल्यू है। सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा, जिस तरह हमने स्टार्ट में कहा था। ये भी सोडियम के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम पिनो ऑक्साइड बनाएगा वो। ये NaOH के साथ रिएक्शन जो है नहीं करता और ये करता है, क्योंकि वीक एसिड है। और सोडियम बाइकार्बोनेट वो दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता और NaOH यहाँ पर कर रहा है और यहाँ पर नहीं कर रहा। यहाँ पर जो है बाइकार्बोनेट दोनों जो है इनके साथ रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि दोनों असल में वीक एसिड है, लेकिन जब कंपेयर करेंगे तो फिनोल उससे स्ट्रांगर होगा अल्कोहल से। यहाँ पर OH का इफ़ेक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो एरोमेटिक रिंग में हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिंग में जो है इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर अटैक करता है, तो ये यहाँ पर ये रिएक्शन होंगे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन। और ये रिएक्टिविटी विथ जो हेलोजन है HCl HBr, तो इनके साथ मिलकर अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। और ये जो है डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म एराइल हैलाइड ईजीली, क्योंकि यहाँ पर आप जो है OH को रिप्लेस नहीं कर सकते आसानी के साथ। यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल होंगे अल्कोहल के OH के निस्बत। ये हमारे पास
रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईस्टर, ये ईस्टर बनाते हैं, और ये रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म ईस्टर, ये भी और ये दोनों जो हैं ईस्टर बना सकते हैं। ये FeCl3 के साथ जो है रिएक्शन नहीं करता, कोई कलर चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर वायलेट या पर्पल कलर का जो है कम्प्लेक्स बनेगा। तो ये इनके इस टेस्ट के थ्रू FeCl3 के थ्रू जो है हम अल्कोहल और फिनोल के बीच में टेस्ट के थ्रू डिफरेंस कर सकते हैं। ये था हमारे पास अल्कोहल और फिनोल का चैप्टर। इंशाल्लाह आपके समझ में आया होगा। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये अपने फ्रेंड के साथ लाजिमी शेयर करें और इनको गौर से पढ़ लें, इंशाल्लाह अच्छे नंबर से पास होंगे। शुक्रिया।